I hope all are good. So today let me start the Mughal Empire, chapter number 4 of SST. So let me read before Babar's invasion. ठीक है, बाबर के आक्रमण से पहले. चलिए, let's read. India was politically unstable when Babar attacked the country in 1526. तो भारत जो है ठीक तरह से मतलब अनस्टेबल देश था किसके, बाबर के आक्रमण करने से पहले. There was anarchy and confusion in most parts of the country. मतलब देश के विभिन्न भागों में जो है ना एक तरह का कंफ्यूजन था सब जगह पर. The Delhi Sultanate was on the decline. Sultan Ibrahim Lodi was a weak and inexperienced ruler who failed to suppress the Afghan nobles. तो कौन था? सुल्तान इब्राहिम लोदी जो था वो एक बहुत ही कमजोर शासक था. ठीक है, वो किसके सामने फेल हो गया था? जो अफगान सरदार थे ना, अफगानी जो सरदार थे उनके सामने वो फेल हो गया था. दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब had declared his independence. तो जो दौलत खान लोदी था जो पंजाब का गवर्नर था उसने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि अब मैं आजाद हूँ. आलम खान लोदी एंड अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी also aspired to become the Sultan of Delhi. आलम खान लोदी और उसके चाचा जो थे इब्राहिम लोदी है ना, also aspired to become the Sultan. अब वो दोनों चाह रहे थे कि हम दोनों ही दिल्ली के, वो भी चाह रहा था, वो भी चाह रहा था कि हम दिल्ली के सुल्तान बन जाएं. आलम खान एंड दौलत खान प्लॉटेड अगेंस्ट इब्राहिम लोदी. तो इन दोनों ने क्या किया, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर दी एंड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया. और उन्होंने क्या किया, बाबर को बुलाया आक्रमण करने के लिए. द राजपूत चीफ्स वर आल्सो पिटेड अगेंस्ट इब्राहिम लोदी. जो राजपूत के मुखिया थे वो भी किसके, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट थे. The ruler of Mewar, Rana Sanga, also joined the Afghan nobles who had invited Babar to invade India. तो जो वहाँ के शासक थे ना मेवाड़ के, राणा सांगा, उन्होंने भी क्या किया, अफगान नोबल्स, अफगान के जो सरदार थे ना उनके साथ वो मिल गए. किसको, लोधी को हराने के लिए. अबाउट द मुगल्स, अब मुगल्स के बारे में जानते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीड. द वर्ड मुगल कम्स फ्रॉम मंगोल. तो जो मुगल शब्द है वो मंगोल से आया. दे आर बिलीव टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम मंगोल्स. बाबर क्लेम डिसेंट ऑन हिज मदर साइड फ्रॉम चंगेज खान. तो बाबर जो था ऑन हिज मदर साइड फ्रॉम चंगेज खान एंड ऑन हिज फादर साइड फ्रॉम तैमूर. अब कौन था जो बाबर जो है उसके मम्मी की साइड कौन था, चंगेज खान था, और उसके फादर पापा की साइड कौन था, तैमूर था. दोनों का अलग अलग डायरेक्शन था. ही डिप्लॉयड हिज फॉर्मिडेबल जेनेटिक हेरिटेज अगेंस्ट अ फ्रेगमेंटेड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड लैंड. इट वाज नॉट एन इवन मैच. बाबर वेंट ऑन टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. अब जहीरुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलर नोन एज बाबर The Lion, was born in February 1483. तो जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था वो भी बाबर की तरह एक फेमस था, प्रसिद्ध शासक था जिसका जन्म 1483 में हुआ. He was the son of उमर शेख. वो उमर शेख का बेटा था. Who ruled over the kingdom of फरगना. उसने फरगना राज्य पर अपना अधिकार जमा रखा था. After the death of his father, बाबर became the king of the at the age of 11. तो उसके बाबर के पिता की मृत्यु होने के बाद जब बाबर 11 साल का था तो उसने क्या किया, राज्य को संभाल लिया, वो राज्य का राजा बन गया. He had to struggle hard to maintain control over his possessions. ठीक है, पोजीशंस. उसने जो है अपनी पोजीशन को संभालने के लिए, उसको गद्दी को संभालने के बहुत ही संघर्ष करना पड़ा उसको, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी. Though he soon lost Fargana to his enemy, he ultimately succeeded in occupying Kabul. After 3 failed attempts to conquer Samarkand, he decided to try his luck in India. When Daulat Khan Lodi sent an invitation
to Babur, the political situation in India was just ripe for a takeover. जब दौलत खान लोधी ने किसको इनविटेशन दिया था? बाबर को। तो जो यहाँ की राजनीति जो व्यवस्था है वो बहुत ही चरमरा गई थी, बहुत ही गड़बड़ हो गई थी। ओके, सो बाबर a seasoned military commander 1526 to 1530, यानी कि बाबर एक कमांडर के रूप में 1526 से लेकर 1530 तक। Babur's army of 12,000 soldiers and about 700 guns clashed with Sultan Ibrahim Lodi's forces on the plains of Panipat in February 1526, यानी कि 1526 ईस्वी में फरवरी में पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी का और बाबर की सेना का आमना सामना हुआ, जिसमें 12,000 सैनिक थे और 700 बंदूकें। Ibrahim fielded a numerically superior army of 1 lakh men and 1,000 elephants. तो किसकी वो आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी? इब्राहिम की, जिसमें 1 लाख लोग थे और 1,000 उसमें हाथी थे। बट बाबर्स बेटर टैक्टिक्स won the day. Ibrahim Lodi died in battle along with 15,000 of his men. Later, Babur defeated Rana Sanga and the Rajput chiefs of Mewar in the Battle of Khandwa. अब क्या हुआ? जो है इब्राहिम लोदी मारा गया, किसके हाथों मारा गया? बाबर। तो लेटर बाबर डिफीटेड, तो उसके बाद क्या हुआ? बाबर किसके द्वारा हराया गया? राणा सांगा के, और जो राजपूतों के जो मुखिया थे मेवाड़ के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, किसको? बाबर को उन्होंने हरा दिया था। द मुगल एम्पियर्स। अब मुगल साम्राज्य की बात करते हैं कि कब से कब तक था। बाबर 1526 to 1530, यानी कि 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। तो जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था तो बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। ठीक है। अब 1527 में बैटल ऑफ खानवा, बाबर डिफीटेड राणा सांगा, राजपूत रूलर्स एंड अलाइज एट खानवा। तो क्या हुआ? जो खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर डिफीटेड राणा सांगा को उसने हराया, राजपूतों जो शासन था, है ना, उसका उसने जो है अलायंस खनवा में शुरू कर दिया था। बाबर 1528 में बाबर ने किसको हराया? राजपूत है चंदेरी, जो चंदेरी के राजपूत थे उनको हरा दिया। 1528 से 30 तक लेकर बिफोर हिज डेथ बाबर एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली। तो उस मरने से पहले जो है ना, सन 1528 से 30 तक उसने जो है आगरा और दिल्ली पे पूरा अपना कंट्रोल कर लिया था, है ना, पूरा उसने अपना शासन जमा लिया था। हुमायूं 1530 टू 1540, 1555 टू 1556, यानी कि 1530 से 1540 और 1555 से 56। नंबर 1, नसीरुद्दीन द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर assumed the title of Humayun after the death of his father. And Afghan ruler Sher Khan defeated Humayun at Chausa and Kannauj, forcing Humayun to flee to Persia. अब जो बाबर का बड़ा बेटा था नसरुद्दीन, ठीक है, उसे किस चीज का टाइटल मिल गया? हुमायूं का टाइटल मिल गया, ठीक है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। और एक जो अफगान शासक था शेर खान, उसने खान डिफीटेड हुमायूं को कब हराया? चौसा में 1539 में और कन्नौज में 1540 में। और उसने हुमायूं को क्या किया? फोर्स किया था फ्ली टू पर्शिया, भागने के लिए कि तुम यहाँ से चले जाओ। हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट इन अ शॉर्ट पीरियड ही डाइड सून इन एन एक्सीडेंट। अब क्या हुआ? हुमायूं जो है उसने दिल्ली को रिकैप्चर कर दिया और बहुत थोड़े समय के उसने दिल्ली पर शासन किया। वो बहुत जल्दी ही उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो 1540 से 1555 तक सर रूलर्स रूल, तो उसने जो है शासन किया वहां पे। अब बात करते हैं अकबर की। लेट्स टॉक अबाउट अकबर। 1556 to 1605 अकबर ascended the throne in 1556. 1556 to 70 अकबर became independent of the regency of बैरम खान। वो इंडिपेंडेंट हो गया था, है ना, उसमें बैरम खान के उसमें
He started military camping against the Afghans, neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana and the Uzbeks. In 1568 and 1569, the Shishodia capital of Chittor was seized and so it is what Ranthambore. तो क्या हुआ, चित्तौड़ को जो है सीज कर दिया गया अकबर को घेरने के लिए। 1570 से लेके 1585 तक मिलिट्री कैंपिंग इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपिंग इन द ईस्ट, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो जो गुजरात का मिलिट्री कैंपिंग था वो किसके द्वारा फॉलो हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के द्वारा वो फॉलो हुआ। 1585 से लेके 1605 तक कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद्स, कश्मीर वाज एनेक्स्ड एंड काबुल वाज सीज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ Mirza Hakim. Salim revolted against his father during the last years of his reign. Akbar died in 1605. तो कब हुई अकबर की मृत्यु, सन 1605 में। Let's talk about जहांगीर, जिसका राज रहा 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। ठीक है, प्रिंस सलीम लुक द ग्रैंड टाइटल ऑफ जहांगीर और कंक्वीर ऑफ द वर्ल्ड। अब जो सलीम था राजा राजकुमार, उसको किस चीज का टाइटल मिला, जहांगीर ऑफ कंक्वीर का। द वर्ड्स एंड असेंडिंग द थ्रोन, ही कंटिन्यूड द मिलिट्री कैंपिंग स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर ने जो मिलिट्री कैंपिंग शुरू की थी उसने उसको कंटिन्यू रखा, जारी रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। तो जो मेवाड़ के जो शासक थे सिसोदिया, उन अमर सिंह, उन्होंने मुगलों की जो सर्विस थी, सेवा थी, उनको स्वीकार किया। बट कैंपिंग्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड अहमदनगर प्रूव लेस सक्सेसफुल। अब क्या हुआ, जो कैंपिंग थी वो किनके अगेंस्ट हो गई, सिख के अगेंस्ट हो गई, तो ये बहुत ही कम सक्सेसफुल हुई। प्रिंस खुर्रम रेबल्ड अगेंस्ट जहांगीर इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रिगन। शाहजहां 1627 to 1658. Now let's talk about Shahjahan. Prince Khurram ascended throne in 1627 as Shahjahan. तो प्रिंस खुर्रम को शाहजहां ने 1627 में वहां से भगा दिया, फेंक दिया। मुगल कैंपिंग्स कंटिन्यूड इन डेक्कन अंडर शाहजहां। तो जो मुगल कैंपिंग्स थी वो किसके उसमें जारी रही, शाहजहां के अंडर में। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपिंग टू सीज बल्क फ्रॉम द उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल and Kandahar was lost to the Safavids in 1632. Ahmednagar was annexed and Bijapur was Aurangzeb, Murad, Shuja and Dara Shikoh. Aurangzeb emerged victorious and imprisoned the aged Shah Jahan for the rest of his life in Agra. तो शाहजहां ने भी बहुत अच्छे से आगरा पे शासन किया था। औरंगजेब 1658 to 1707। At the age of 40, तो 40 साल की उम्र में he became the emperor of India and took the title of आलमगीर। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो 40 की उम्र में जो है भारत में का शासक बन गया और उसको क्या टाइटल मिला, आलमगीर का टाइटल मिला। He was a wise diplomat and an excellent military commander। वो जो है एक डिप्लोमेटिक बहुत ही एक्सीलेंट वो कमांडर सिद्ध हुआ। 1659 defeated Dara Shikoh in the Battle of Deorai. 1660 Mir Jumla was appointed the governor of Bengal. 1664 Shivaji sacked Surat. 1669 revolt of Jats under Gokla. 1671 revolt of Chhatrasal Bundela. 1672 Satnami rebellion. 1675 extortion of Guru Tegh Bahadur. 1679 Jazias imposed by Aurangzeb. 1686 to 1687 conquest of Bijapur and Golconda. 1689 capture and execution of Sahu, a Maratha ruler. 1707 यानी 1707 war of succession started amongst Aurangzeb's son after his death. Babur's vast empire stretched from the river Oxus in Central Asia to Bihar in India and from the Himalayas to Gwalior and Chanderi. But he did not live to enjoy the fruits of his labor. है ना, लेकिन वो अपने जो लेबर थे उसका वो सुख का फल उसको प्राप्त नहीं हो सका। He died in 1530 and was succeeded by his eldest son Humayun.
ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई सन 1530 में, और जो है उसके हुमायूं पुत्र, उसका बेटा जो था हुमायूं, उसने जो है उसको सक्सेस दिलाई। द तुजुकल बाबरी रिटन इन तुर्किश इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तो बाबर की एक ऑटोग्राफी है, बाबर की एक बायोग्राफी है जिसका नाम है तुजुकाई बाबरी, है ना, जो तुर्किश ने लिखी है। इट रिवील्स दैट ही वाज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन, इवेंट्स एंड प्रोसेस विद अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, कि वो एक कैसा व्यक्ति था। हुमायूं 1530 to 1540 and 1555 to 1556. In 1530, Babur was succeeded by his elder son Nasiruddin Humayun. He was faced with the opposition of rivals like of Muhammad Lodi, Sher Shah Suri and Bahadur Shah of Gujarat. तो उसने जो है बाबर को सफलता किसने दिलाई थी? उसके बेटे ने, नसरुद्दीन हुमायूं ने। और उसको जो है अपने अपोजिशन में किस किस का सामना करना पड़ा? लोधी का, शेरशाह सूरी का और बहादुर शाह का, गुजरात में। He first had to face the revolt of his brother Kamran, who attempted to annex Punjab. Humayun was able to partially suppress the revolts that broke out in Bundelkhand, Jaunpur and Bihar. हुमायूं स्ट्रगल विद शेर खान। अब यहाँ पे हुमायूं का जो संघर्ष था शेर खान के साथ, उसके बारे में कुछ बात की जा रही है। When हुमायूं was engaged in struggle with बहादुर शाह, जब हुमायूं जो है बहादुर शाह के साथ संघर्ष कर रहा था, तो द अफगान जनरल शेर खान, द फ्यूचर शेर शाह सूरी, ऑक्यूपाइड बंगाल। उसने क्या किया? बंगाल पे अपना आधिपत्य बना लिया था। In 1537 Humayun focused on him and laid siege to the fort of Chunar, which was under the occupation of Sher Khan. Humayun took 6 months to conquer it. After 1 month of Humayun's occupation of Chunar, Sher Khan occupied the fort of गौड़। तो उसने क्या किया? गौड़ के किले पर कब्जा कर लिया। द कैपिटल ऑफ बंगाल, जो बंगाल की राजधानी थी। हुमायूं अगेन मार्च्ड अगेंस्ट शेर खान। उसने क्या किया? हुमायूं फिर से शेर खान के अगेंस्ट उसने मार्च किया। विली अफगान अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट विद हुमायूं एज ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और वो क्या था? इस चीज के लिए तैयार था ही नहीं। हुमायूं कंक्वीर्ड बंगाल इजीली। हुमायूं ने क्या किया? बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। नाउ शेर खान अटैक्ड बिहार एंड पुट ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ द रिट्रीटिंग हुमायूं। अब क्या किया उसने? शेर खान ने जो है बिहार पर आक्रमण करने की सोची और उनके रास्ते में, हुमायूं के रास्ते में आ गया। इन 1539 while Humayun was on his way back after the conquest of Bengal, शेर खान attacked him at चौसा। अब उसने क्या किया? जब हुमायूं अपने रास्ते पे बढ़ता चला जा रहा था, तो शेर खान ने उस पे चौसा में अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। हुमायूं was defeated but escaped with his life। क्या हुआ? हुमायूं हार गया। आफ्टर दिस बैटल शेर खान अडॉप्टेड द नेम शेर शाह। तो शेर खान ने कौन सा नाम यूज किया? फिर क्या नाम रखा उसने अपना? शेर शाह। हुमायूं गैदर्ड फ्रेश ट्रूप्स एंड फॉट अ बैटल अगेंस्ट शेर शाह एट कन्नौज इन 1540 बट ही वाज डिफीटेड अगेन। लेकिन वे दोबारा हार गया। दिस टाइम ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इंडिया। शेर शाह, नाउ द अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, occupied the throne of Delhi. हुमायूं recaptured Delhi। हुमायूं ने फिर से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। In 1555 में he died the next year after an accident he fell down the stair of his library। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? एक बार जब वो अपनी लाइब्रेरी में स्टेयर से फिसल गया, तो वहां पे क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह 1540 to 1545। Sher Shah Suri was one of the most vigorous, capable and intelligent Muslim rulers in medieval Indian history। तो जो मध्यकाल में जो है कौन? शेर शाह सूरी बहुत ही कैपेबल और इंटेलिजेंट वो था शासक मुस्लिम। He ruled India from 1540 to 1545, a period of only 5 years। उसने जो है इंडिया पर केवल 5 साल तक अपना राज किया। His weak successor ruled up to 1555। उसकी जो सबसे कमजोर सफलता थी वो कब तक चली शासन उसका? 1555 तक।
शेर शाह ओरिजिनल नेम वाज फरीद खान, उसका ओरिजिनल नाम जो था वो फरीद खान था। फरीद वाज द सन ऑफ पिटी जागीरदार ऑफ सासाराम इन बिहार। तो फरीद जो है किसका बेटा था, सासाराम में जागीरदार का बेटा था। इन बिहार Farid entered in the service of the governor of Bihar, who conferred on him the title of Sher Khan for his valor in killing a tiger single-handedly। तो उसका नाम शेर खान कब पड़ा, जब उसने वेल्लोर में जो है किसको, उसने इन किलिंग अ टाइगर, उसने एक हाथ से ही एक शेर को मार गिराया था, उसका नाम तब से शेर खान पड़ा। बिफोर ऑक्यूपाइंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली in 1548, he gave crushing defeats to Humayun at Chausa and Kannauj. The camping against Kanjar in 1545 was the Sher Shah's last camping. Akbar 1556 to 1605. Humayun was succeeded by his 13-year-old son Akbar. At that time, Akbar was at Kalanur in Gurdaspur district of Punjab. Bairam Khan, the regent of Akbar, managed to crown Akbar at a simple ceremony at Kalanur. Conquest of Akbar. Long reign of Akbar was full of wars of expansion. His first conflict was with Hemu. अब क्या हुआ, लंबे समय तक युद्ध जीतने के बाद उसके जो है हेमू से कुछ कंफ्लिक्ट होने लगे आपस में। हेमू वाज अ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह, हेमू जो है आदिल शाह का मंत्री था। इन नवंबर 1556 द हाईली डिसिप्लिन्ड मुगल फोर्स अंडर बैरम खान स्मैश्ड इनटू हेमूज आर्मी ऑन द हिस्ट्रिक फील्ड ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब उनका क्या हुआ, जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें इनका आमना सामना आपस में हो गया। हेमू फॉट ब्रेवली, हेमू जो है बहुत साहस के साथ लड़ा। बट एन एरो पायर्स्ड हिज आई, अब क्या हुआ, एक तीर उसकी आंख में आकर लगा। Despite that, he fought gallantly till he was finally defeated and captured. वो जो है अंत तक जो है बड़ी साहस के साथ, जब तक उनकी पकड़ में नहीं आया वो लड़ता रहा बराबर। Let's talk about Malwa. Akbar's foster brother Adam Khan defeated Baz Bahadur, the ruler of Malwa, and annexed into the Mughal Empire in 1561. तो अकबर का जो भाई था वो किसके, बाज बहादुर के द्वारा, जो मालवा का शासक था सन 1561 में, जो मुगल एम्पायर था उसके हाथों वो हारा। अकबर्स नेक्स्ट टारगेट वाज गोंडवाना विच वाज रूल्ड बाय द गैलेंट एंड हीरोइक क्वीन दुर्गावती। तो अकबर का जो नेक्स्ट टारगेट था वो गोंडवाना था, जो किसका शासक कौन था, जिसकी एक राजकुमारी थी दुर्गावती। गोंडवाना वाज कंक्वीड बाय द मुगल्स इन 1564 डिस्पाइट द रेजिस्टेंस बाय द क्वीन। राजपुताना। Akbar's conquest of Rajputana may be regarded as his most outstanding achievement. तो अकबर जो है, अकबर का ही सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उसने राजपुताना पर अपना अधिकार जमा लिया था। He employed both diplomacy, matrimonial alliances. उसने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने शुरू किए। अकबर अटैक्ड एंड लेड siege to the fort of चित्तौड़। उसने क्या किया, चित्तौड़ किले पर आक्रमण कर दिया। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द राणा ऑफ मेवाड़ इन अक्टूबर 1567। तो जो चित्तौड़ के जो राजा थे ना, राणा ऑफ मेवाड़ इन अक्टूबर, उनका जो है बहुत ही मजबूत होल्ड था उस पे, इस पे चित्तौड़ पे। आफ्टर चित्तौड़ अकबर वेंट ऑन टेक रणथंबोर। चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका अगला टारगेट क्या था, रणथंबोर, कालिंजर एंड गुजरात। अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 1567। हल्दीघाटी के जो 1576 में जो हल्दीघाटी में जो युद्ध हुआ था उसमें क्या किया, अकबर ने राणा प्रताप को उसमें हराया। राणा प्रताप escaped into the hills and continued the struggle against heavy odds till his death in 1597। अब क्या हुआ, राणा प्रताप ने जो है ये अपनी लड़ाई जारी रखी और पूरे संघर्षों के साथ क्या हुआ, उनकी जो है 1597 में मृत्यु हो गई। द राणा लिव्ड ऑन एज द अल्टीमेट सिंबल ऑफ राजपूत डेफिशिएंसी ऑफ मुगल रूल। मुगल जब शासक था उस टाइम पे सबसे जो
एक अल्टीमेट सिंबल है राणा प्रताप का, बहुत ही एक मतलब जाना पहचाना नाम है। बंगाल एंड अदर कंक्विस्ट टू क्रश द रिवोल्ट ऑफ दाऊद खान, द गवर्नर ऑफ बंगाल अकबर सेंट टू हिज आर्मी टू बंगाल इन 1574। अब उस क्या वहां पे जब दाऊद खान का वो था ना शासन था, तो क्या किया अकबर ने, उसने अपनी आर्मी को बंगाल में भेजा। दाऊद खान was killed and Bengal now formally became a part of the मुगल एम्पायर। अब उसने वहां पे क्या किया, दाऊद को मार दिया, अपनी सेना को भेजा, दाऊद को मार के क्या हुआ, बंगाल में भी मुगल शासन जो है शुरू कर दिया। नॉर्थ वेस्ट अकबर अटैक्ड काबुल एंड एनेक्स्ड इट टू द मुगल एम्पायर इन 1585। अब उसके बाद क्या किया, उसने काबुल पर अटैक किया और उसको भी अपने उसमें ले लिया सानिध्य में। He sent an expedition to Kandahar and succeeded in occupying it after years of hard struggle। बहुत ही संघर्ष के बाद उसने क्या किया, फिर कांधार पर अपना अधिकार जमा लिया। In 1586 अकबर conquered कश्मीर and made it a part of his empire। फिर उसने कश्मीर को भी अपनी जो है साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। सिंध and बलूचिस्तान were also annexed in 1591 and 1585 respectively। उसके बाद क्या थे, सिंध और बलूचिस्तान को भी उसने अपने उसमें ले लिया। अकबर also succeeded in suppressing the northwest frontier tribes, Uzbeks, Yusuzers and Roshniyas, the Deccan। Akbar conquered Ahmednagar from the gallant Queen Chand Bibi in 1600 AD, the fort of Asirgarh in Khandesh was besieged by the Mughals। The Deccan territories were divided into 3 new subas, यानी कि अहमदनगर, बेरार and Khandesh। Akbar had established a strong and well-organized Mughal empire before his death in 1605 at सिकंदरा। अब अकबर ने क्या किया था, अपना बहुत ही मजबूत और वेल ऑर्गेनाइज अपना जो मुगल साम्राज्य था बहुत अच्छे से आगरा में अपना बना लिया था, स्थापित कर लिया था। He was succeeded by his son नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। तो उसने जो सफलता पाई किसके थ्रू पाई, जो उसका बेटा था, है ना, नूरुद्दीन मोहम्मद। अब आप बात करते हैं जहांगीर। 1605 to 1627 जहांगीर extended the Mughal throne at 36 years of age। He continued the expansionist policy of his father Akbar with regard to the Rajputs, Deccan and Kandahar, but he did not achieve much success। He lost Kandahar to Shah Abbas, the ruler of Persia in 1622। नूरजहां, जहांगीर मैरिड नूरजहां, जहांगीर ने जो है नूरजहां से शादी की। द विडो ऑफ शेर अफगान इन 16। तो शेर अफगान की जो विधवा थी नूरजहां, उससे क्या किया, जहांगीर ने शादी कर ली। वंस टॉल्ड एज इम्प्रेस, नूरजहां हैड अनबाउंडेड इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ ऑफ जहांगीर। तो नूरजहां जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुई उसकी लाइफ से। शी बिकेम द रियल सोवर्जन ऑफ द एम्पायर। जहांगीर गेव हर द टाइटल नूरजहां और लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या किया उसने, इसको क्या टाइटल दिया, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां, नूरजहां attempt to put her own son-in-law Shahryar on the throne of Delhi after Jahangir's death in 1627, but her efforts failed। क्या हुआ, उसके जो है ना सारे एफर्ट्स फेल होते चले गए। उसने क्या किया कि उसके जो अपना सन इन लॉ है, उसके अपने बेटे जो सन इन लॉ है उसको सत्ता सौंपनी चाहिए, लेकिन वो भी ना जहांगीर की मृत्यु के बाद सारे एफर्ट जो है उसके फेल होने शुरू हो गए। शहरयार वाज मर्डर्ड एंड प्रिंस खुर्रम असेंडेड द थ्रोन एज शाहजहां। अब शहरयार का जो है किसने, प्रिंस खुर्रम ने मर्डर कर दिया और उसको जो है वहां से भगा, मतलब असेंडेड द थ्रोन एज शाहजहां। लाइक हिज एंसेस्टर्स, शाहजहां आल्सो एम्ड एट एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर। He, like other Mughal emperors, wanted to conquer and occupy the Shia kingdoms of the Deccan. The kingdom of Ahmednagar was annexed to the Mughal Empire in 1633. Next, Shahjahan sent a written farman to the ruler of Golconda to acknowledge his
ओवरलॉर्डशिप। तो क्या किया शाहजहां ने, एक फरमान जारी किया, ठीक है, जो गोलकोंडा का शासक था उसके लिए। ही रेडली सबमिटेड एंड एग्रीड टू रिकॉग्नाइज द सुजेरेनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। तो उसने क्या किया, वो फरमान जो है एक्सेप्ट कर लिया था। शाहजहां कंक्वीड बीजापुर इन 1638। औरंगजेब वाज अपॉइंटेड एज वाइसराय ऑफ द डेक्कन। तो औरंगजेब जो है डेक्कन के वाइसराय के रूप में अपॉइंटेड हुआ। द पुर्तगीज क्रिएटेड ट्रबल फॉर द मुगल एम्पायर बाय लूटिंग शिप्स। अब क्या किया, जो पुर्तगाली थे उन्होंने ट्रबल यानी झगड़ा क्रिएट कर दिया, किस लिए, कि उनके जहाजों को लूटा जा रहा है। दे हैड established a base at Hooghly which they used for piracy in the Bay of Bengal. The Mughal army took action against the Portuguese and drove them out of Hooghly. अब क्या किया, जो मुगल आर्मी थी उसने एक्शन लिया किसके खिलाफ, जो पुर्तगाली थे उनके खिलाफ एक्शन लिया और drove them out of Hooghly, और उनको हुगली से बाहर भगा दिया। Shahjahan's reign from 1627 to 1657 is usually regarded as the golden age of मुगल रूलर इन इंडिया। अब 1627 से जो 1657 का समय था ना, वो मुगल शासकों के लिए बड़ा गोल्डन टाइम था, सुनहरा समय था वो। औरंगजेब सक्सेडेड टू द थ्रोन आफ्टर विनिंग द वार ऑफ सक्सेशन एंड एलिमिनेटिंग हिज ब्रदर्स। ही रूल्ड द मुगल एम्पायर from 1659 to 1707. He was perhaps the ablest and the shrewdest son of शाहजहां। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। अब औरंगजेब की रिलीजियस जो धार्मिक पॉलिसी थी वो क्या थी। मोस्ट हिस्ट्रियंस ओपाइन दैट औरंगजेब वाज डिटरमाइंड टू रिस्टोर द इस्लामिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसने क्या किया, जो इस्लामिक जो कैरेक्टर थे उनको सहेजना शुरू कर दिया। He reserves Akbar's religious policy of toleration. ठीक है, अब there is the title about by temperament Aurangzeb was an orthodox Muslim. He reimposed the jizya on all Hindus in 1679. He discontinued the festival of Nowruz. Many other ordinances of similar nature were issued. In fact, he did not try to change the nature of the state, but reserted the fundamental Islamic character. Therefore, his religious beliefs and his political policies were different. उसकी जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो पॉलिसी थी वो बहुत डिफरेंट थी। वो किसी को ऐसे बाध्य नहीं करता था कि इसको धर्म को मानना, इस धर्म को मानना। उसने सिर्फ एक चीज को इम्पोज किया, वो थी जाजिया। औरंगजेब्स कंक्विस्ट इन द नॉर्थ 1658 to 1689. Assam invasion. Mughal governor of Bengal Mir Jumla invaded Assam and captured parts of it in 1662 and 1663, but it proved a failure due to floods and starvation. ठीक है, आसाम जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ कोशिशें की, बट ये फेल रहे। क्यों? क्योंकि वहां बाढ़ आने से। इन्वेशन ऑफ अराकन। शाइस्ता खान द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल की जो मुगल गवर्नर थी शाइस्ता खान इन्वेडेड अरकान इन 1666 एंड बिकॉज इट्स रूलर वाज हेल्पिंग द Portuguese pirates. The ruler of Arakan was defeated and the Portuguese pirates were punished. Chittagong was captured in 1666. War against the Afghans. The Afghans of the northwest regions were defeated and peace was restored. अब क्या हुआ, जो है अफगान जो है उनको हराया गया और वहां पे शांति कायम हुई। Rebellions of the Jats and the सतनामीज। अब बागी लोग कौन थे, जाट और सतनामीज। द जाट्स ऑफ मथुरा मोस्टली peasants rose in revolt under their leader Gokala in 1669. The trouble started due to clash with the local Mughal official who ill-treated the people. है ना, अब क्या हुआ, झगड़ा कहाँ पे शुरू हुआ कि जो मुगल है ड्यू टू क्लैश विद द लोकल मुगल ऑफिशियल हु इल-ट्रीटेड द पीपल, जो उन लोगों को अनपढ़ इलिटरेट मानते थे। लेटर इट टर्न इनटू एन ओपन रेबिलियन। द जाट्स कंटिन्यू देयर रेबिलियन ऑल थ्रू औरंगजेब्स रीगन। दे बिकम मोर पावरफुल आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ना, वो लोग जाट और जो वो थे सतनामीज,
वो ज्यादा पावरफुल हो गए। वर ए कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स एम्पायर। अच्छा, औरंगजेब के मरने के बाद जो है मुगल साम्राज्य का जो है डाउनफॉल शुरू हो गया, धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर था। सतनामीज वर सिंपल, वो बहुत सिंपल थे। रिलीजियस माइंडेड पीपल हु लिव नियर दिल्ली, वो दिल्ली के पास रहते थे, बहुत ही धार्मिक लोग थे वो। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब इन 1672, they were defeated and a large number of Satnamis were killed। अब क्या हुआ, वो हारे गए और बहुत सारे जो सतनामीज थे उनमें से मारे गए। सिक्स रेबेलियन, द सिक्स रीजन वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक एंड फॉलोअर्स आर नोन एज सिक्स। तो जो सिक्स धर्म था, गुरु नानक जी ने उसको शुरू किया और जो उसको उनको किन नाम से जाना जाता था, सिख नाम से जाना जाता था। दे हैड नो कन्फ्लिक्ट with the Mughals till 1675। सन 1675 तक उनके सिख के और मुगलों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं थे। मेन टाइम द पावर ऑफ सिक्स वाज इंक्रीजिंग। अब क्या था, इस समय जो है सिखों की जो पावर थी वो इंक्रीज हो गई थी। इन ऑर्डर टू कर्ब दिस पावर, मुगल्स एक्सोर्टेड द 9th गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर के द्वारा जो है मुगलों को हराया जाने लगा। The 10th Guru Gobind Singh then transformed the peace-loving Sikh people into a million community. The Sikh, whose army was called the Khalsa, continued their struggle till the death of their बेटे नौरी औरंगजेब। उन्होंने जो है मृत्यु तक भी ये संघर्ष जारी रखा कि औरंगजेब को हराना है किसी तरह। Wars with the राजपूत, अब राजपूत के साथ युद्ध। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब ऑल्सो मेड द राजपूत हिज एनिमी। जो उसकी पॉलिसी थी ना औरंगजेब की, जो उसका शासन था, उससे जो है राजपूतों को भी उसने अपना शत्रु बना लिया था उस वजह से। औरंगजेब गेव अप अकबर्स पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप विद राजपूत एंड डिसाइडेड टू एनेक्स द स्टेट ऑफ मारवाड़ आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जसवंत सिंह। अब अकबर ने क्या किया था, अकबर के जो है बहुत अच्छे टर्म्स थे किनसे, राजपूत से। उसने जो है अकबर की पॉलिसीज को खत्म करना शुरू कर दिया और उसने डिसाइड किया कि वो मारवाड़ को भी अपने कब्जे में ले लेगा। राजा जसवंत सिंह को मार के वो मारवाड़ को भी अपने कब्जे में ले ले। द राजपूत्स वर आस्क्ड टू पे द जाजिया टैक्स। तो राजपूतों ने कहा कि उसके लिए तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। मेवाड़ जॉइन हैंड्स विद मारवाड़ एंड अ लॉन्ग स्ट्रगल एंज्यूड। औरंगजेब फेल्ड टू क्रश द राजपूत्स एंड ही लॉस्ट देयर लॉयल्टी एज वेल। अब इस सब झगड़े में क्या किया उसने, राजपूतों के प्रति जो भी उसकी लॉयल्टी थी, वो राजपूतों को अब उस पर विश्वास नहीं था। ठीक है, सबका ट्रस्ट उस पे से हट चुका था। औरंगजेब एंड द मराठास। औरंगजेब ट्रबल विद द मराठास वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज डेक्कन पॉलिसी। अब उसने मराठाओं के साथ भी जो है झगड़ा करना शुरू कर दिया, है ना। औरंगजेब antagonized all the important sections of society and paid dearly for it. The Mughal administration. Now let's talk about the Mughal administration. Emperor Akbar was a capable administrator. Akbar जो है बहुत ही capable वो था, शासक था। For the first time since Sher Shah, an Indian ruler introduced innovation in almost every branch of administration. While doing so, he improved upon the administrative legacy of Sher Shah. Akbar developed such an effective administrative system that his successor had only to the maintain it with minor changes from time to time. अब अकबर क्या था, अकबर की जो पॉलिसी थी वो बहुत सही थी, सटीक थी, सब लोग उससे खुश थे और जो राजपूत थे, जितने भी वहां के चित्तौड़ के मेवाड़ के राजा थे, किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी पॉलिसी क्लियर होती थी। लेकिन क्या हुआ, उसके जाने के बाद चीजें धीरे धीरे चेंज होने लगी और इन लोगों को परेशान किया जाने लगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्परर वाज द सेंटर ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन। He was an autocrat and had unlimited powers. Though a despot, Akbar was an enlightened ruler. He did not carry out the whole administration single-handedly. He had a number of ministers to assist and advise him. The Vakil, Diwan, Bakshi and Khane-Saman were some important ministers of the central government. अब अकबर ने क्या किया, वो अकेले तो चीजें नहीं संभाल पाता, तो उसने ठीक से उसको चलाने के लिए, पॉलिसीज चलाने के लिए कुछ मंत्रियों को नियुक्त किया, है ना। उसमें वकील भी था, दीवान भी था, बख्शी भी था, खाने समन भी था,
सभी जो महत्वपूर्ण मिनिस्टर थे वो एक उनकी केंद्र जो है सरकार बना दी गई। द वकील वाज द चीफ मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अकबर, तो जो वकील था वो उसका मुख्यमंत्री था अकबर के समय में। बट आफ्टर द फॉल ऑफ बैरम खान के बाद द पावर्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ द वकील्स ऑफिस बिगिन टू डिक्लाइन। तो जब बैरम खान आया तो जो वकील की जो वो है ना पावर, उनको डिक्लाइन कर दिया गया, उसने खत्म कर दिया। द दीवान वाज टू कंट्रोल द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। द मीर बख्शी वाज मेनली कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द आर्मी। अब क्या हुआ, मीर बख्शी को जो है उसका कंसर्न कहाँ पे था, जो आर्मी थी उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उसको दी गई। ही वाज द पे मास्टर ऑफ द इंपीरियल आर्मी। The Khanai-Saman was in charge of the royal household. His main duties were to control the emperor's personal servants and look after the food, stores, etc. अब क्या हुआ, जो वो था ना खानाई-समन, उसको चार्ज किस चीज का दे दिया गया, पूरे घर की देखरेख का, है ना। अब वो क्या देखता था, उसके पर्सनल नौकरों को, खाना पीना, स्टोर, सारी चीजों को देखता था। He also managed the कारखाना। The Sadr was to encourage Islamic learning. All the officials of the judicial department such as qazis and muftis were appointed by the king on his recommendations. Provincial administration. The Mughal emperor has divided the empire into provinces or subas for administrative purpose. The head of the provincial administration was known as Subedar or Sipasalar. His duties were to maintain peace and order in the province. उसकी ड्यूटी क्या थी, इसकी सूबेदार और सिपासलार की, कि वो मेंटेन, वो शांति को बनाए रखने के लिए, टू होल्ड कोर्ट एंड एडमिनिस्टर जस्टिस एंड टू इनकरेज एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द प्रोविंस, है ना। अब द सूबेदार वाज द सुप्रीम मिलिट्री कमांडर इन द प्रोविंस। He had the powers to punish disobedient subordinates. उसको पावर थी कि जो भी उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, इन बातों को नहीं मानेगा, उसको इतनी पावर थी कि वो उन्हें वहां हटा सकता है वहां से। There were certain checks on the powers of the Subedar. At least 3 central ministers, with the Diwan, Mr. Bakshi and Sadr had direct control over the Subedar. The emperor appointed a Subedar in consultation with these ministers. The primary unit of administration was the village. It was under the charge of a muqaddam, a patwari and a chowkidar. The panchayat settled village disputes. The revenue system. Let's talk about the revenue system. The main source of income of the government was land revenue. अब जो main source income था ना, है ना उनका, तो क्या था, जमीन की वो खरीदना बेचना। टू रिफॉर्म द लैंड रिवेन्यू सिस्टम, अकबर अपॉइंटेड राजा टोडरमल एज हिज रिवेन्यू मिनिस्टर। तो अकबर ने किसको अपॉइंट किया था, राजा टोडरमल को एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर। द न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। क्या था उसको, जो नया सिस्टम बना कौन सा, जब्त करने का, जमीन को जब्त करने का। ही गॉट ऑल द कल्टिवेबल लैंड मेजर्ड. He fixed and revenue on this basis of quality and land and the quantity of produce. The peasants could pay land revenue in cash or kind. The government gave loans to peasants affected by famine and drought. तो क्या करती थी सरकार, जो है लोन देती, जब सूखा पड़ता था ना तो लोगों को उसके लिए लोन देती थी। It undertook some projects for the improvement of agriculture and irrigation. The other sources of income of the state were octroi, taxes on mines, salt tax, state trading, present to the emperor by his nobles, fines imposed on guilty persons, income from mining of coins, etc. तो क्या कहते थे, जब सूखा पड़ता था ना तो ये लोग क्या करते थे, लोन देते थे गरीबों को, है ना, उसके थ्रू ये अपनी कमाई चलाते थे। द मानसाबदारी सिस्टम, अकबर रिकॉग्नाइज्ड the wool machinery of civil and military services on the new lines known as the Mansabdari system. The word Mansab means place or rank. Rank के according इसको नाम दिया गया। The Mansabdars
were the holders of ranks in the emperor's service. They were classified into 33 grades according to the number of horsemen to be supplied by an officer to the king. The grades ranged from command of 10 to 10,000 यानी कि 10,000. The mansabdars were paid according to their rank. तो जो मानसाबदार थे ना, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता था, ठीक है. एंड हैड टू फर्निश द नंबर ऑफ मैन indicated in their grades. When called upon to do so, the highest grades were reserved for member of the royal family. तो जिसके सबसे ज्यादा ग्रेड होते थे ना, तो वो व्यक्ति जो है रिजर्व होता था किस लिए? रॉयल फैमिली के लिए. द मानसाबदार कुड बी ट्रांसफर्ड बाय द एम्परर एट हिज विल. द मानसाबदार जो है क्या कर सकता था? वो शासक को ट्रांसफर कर सकता था. द मानसाबदारी ट्रूप्स वर रिक्रूटेड बाय द मानसाबदार हिमसेल्फ. द किंग however laid down general rules for the recruitment, maintenance and payment of troops to keep a check on the malpractice by mansabdars. Descriptive roles of their soldiers were maintained. Their horses were also branded Dove. तो कौन सा ब्रांडेड था? Dove. Agrarian system. Political stability under the Mughals undoubtedly contributed to the growth of agriculture and trade and commerce. ठीक है. अब क्या फोकस कहाँ था उन पे? एग्रीकल्चर पे, व्यापार पे. एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू डोमिनेट द इकोनॉमी विद फूड ग्रेन्स एज इट्स प्रिंसिपल प्रोड्यूस. ठीक है. वाइल सेम फूड ग्रेन्स स्पाइसेस एंड condiments were exported from Gujarat, Bengal and Deccan. No foodstuff was imported except fruits and other delicacies for the rich classes and royalty. Although a peasant had to pay around half of his produce as taxes, he had sufficient to meet his simple requirements. तो क्या चीजें निर्यात होती थी वहां से, भारत से? जो है वो फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, बाकी चीजें क्या होती थी? तो इन चीजों को कौन एक्सेप्ट करते थे? द रिच क्लास एंड रॉयल्टी. जो अमीर लोग होते थे ना, वही फल, फ्रूट, जो है ड्राई फ्रूट्स, ये चीजें खा सकते थे. केवल गरीब आदमियों को ये चीजें नहीं मिलती थी. Peasants were not disposed from their land as long as they paid and revenue. They could sell their land. If they did not do so, their children inherited it after their death. अगर वो लोग अपनी जमीनें नहीं बेचते थे ना, तो उनके बच्चे मरने तक क्या होते थे? उनके कर्जदार होते थे. Peasants who owned the land they tilled were called khudkasht. They paid land revenue at customary rates. They owned the land, plough and bullocks. Peasants who did not have their own land, ploughs and bullocks often tilled the land of zamindars and hardly managed to meet their requirements. तो जब वो लोग वो लोन वापस नहीं कर देते थे ना, उनकी बैलगाड़ी, उनके जमीन, उनकी सब चीजें वो कब्जा लेते थे. ठीक है. अब such peasants were called pahis. There was an abundance of cultivated land available. Peasant proprietors were more numerous than the pahis and the villagers artisans. A prominent feature during this time was the vast disparity between the luxurious lifestyles of the nobles and zamindars on the one hand, and poverty of peasants, estrians and laborers who groaned under the heavy burden of taxation. तो क्या करते थे लोग? बहुत भारी टैक्स के अंडर प्रेशर होके वो लोग काम करते थे. On the other, the right of ownership of land depended mainly on succession, but new rights of ownership of land were being created all the time. Anyone who first brought land under cultivation was considered its owner. अब क्या हुआ फिर? In addition to owning the lands, they cultivated a considerable section of the zamindars had the hereditary right of collecting land revenue from a number of villages. This was called his talqua or zamindari. अब क्या किया ना उन्होंने? धीरे धीरे लोग गरीबों की जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया. For collecting the land revenues,
The zamindar received a share of up to 25% of their revenue. But unlike modern zamindars, they were not the owners of land in their zamindari. The peasants who actually cultivated the land could not be disposed of their land unless they stopped paying the land rent. फिर क्या हुआ, अंत में आके उन्होंने जो है जमीन का जो वो है जो जमीन देके जो कर्जा लेते थे वो देना बंद कर दिया. Thus the zamindars and the peasants had their own hereditary rights in land. Above the zamindar were the rajas who dominated large territories and enjoy international autonomy. Thus, it was hierarchical and stratified society. The zamindars had their own armed forces and lived in fort of गढ़ी. अब क्या हुआ, जमींदार जो है किलों में रहना शुरू कर दिया, है ना. Though the combined forces of the zamindars were considerable, they were dispersed. They could not field large forces at given time and place. According to Abul Fazl's Ain-e-Akbari, the zamindars had a total of 3,84,558 sawars, 4,02,757 foot soldiers जो पैदल चलने वाले सैनिक थे, और 1,863 एलिफेंट और 4,260 कैनन. So it was not possible for the king to ignore zamindars because they formed a numerous and powerful class. तो क्या कर सकते थे वो, इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्हीं वजह से इन सब ये चीजें थी. Apart from zamindars, there was a large class of religious divines, scholars who were granted tracts of land of their maintenance. Such grants were called madad-e-maash. Many of the grantees were poets, writers, scholars, hakims, artists, etc. For example, Akbar granted a piece of land to Sikh Guru Ramadas. अगर अकबर जो है एक जमीन का टुकड़ा उनको दे रहा है, which later on developed into a town named अमृतसर. तो उनको दिया तो वो कौन सा वो बना, कस्बा. उस जो लैंड ऑफ पीस उनको दिया था ना, किसको, सिख गुरु रामादास को, उन्होंने क्या वहां पे अमृतसर शहर बसा हुआ है उस जगह पे. अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी. अब अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, जो उसकी धार्मिक पॉलिसी थी. Akbar followed a policy of religious toleration which is an essential condition for nation building. Hence, he abolished jizya in 1564. He also abolished pilgrims tax on Hindu at this court. He used to celebrate Hindu festival as such Diwali, Holi, Basant Panchami. ठीक है ना, वो हिंदुओं के त्योहार भी उनके साथ मिलके मनाता था. Along with the Parsi festival of Nowruz, he appointed Hindus to public services and important position. उसने हिंदू को जो है पब्लिक सर्विस के लिए चुना, उन्हें बहुत जो है इंपोर्टेंट पोजीशंस दी. राजा मान सिंह सर्व एज द गवर्नर ऑफ काबुल. राजा टोडरमल वाज अपॉइंटेड एज द इंपीरियल दीवान. बीरबल, राजा मान सिंह एंड अदर राजपूत हेल्ड पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस. उसने जो है इन लोगों को अपने दरबार में एक अलग जगह दी सबको. बाय हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस toleration, Akbar won the hearts of Hindu subjects and earned their loyalty. Thus, the religious beliefs of the Mughal rulers were not the basis of their political policies. जो है हिंदुओं का धर्म का इतना मान सम्मान करने के लिए, उनके फेस्टिवल्स मनाने के लिए, जो हिंदू लोग थे उनको अपने दरबार में जगह देने के लिए, उन्हें इंपोर्टेंट पद देने के लिए क्या मतलब के लिए मतलब उसने इतना सब कुछ किया. तो क्या हुआ, हिंदुओं के मन में उसके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेस था, बहुत ही उसकी इज्जत करते थे सब अकबर की. दिल्ली इलाही. A great change came in the Akbar's religious policy in 1581. उसकी जो धार्मिक पॉलिसी उसमें चेंज कब आया, 1581 में. He attempted to establish a new faith, religion or order known as Dill-e Ilahi. Akbar built a spacious hall in Fatehpur Sikri known as the Ibadat Khana where he could hold religious and philosophical discussion. उसने क्या किया, फतेहपुर में एक वो बनवाया हॉल जिसका नाम था इबादत खाना. वहां पे वो क्या करता था, सारे धार्मिक जो चीजें होती थी, जो बातें होती, सबका डिस्कशन वहां पे चलता था. द स्कॉलर्स एक्सचेंज्ड देयर व्यूज फ्रीली. तो जो वहां पे जो आते थे ना दार्शनिक, वो अपने जो व्यूज थे, जो विचार थे, बहुत खुले मन से देते थे. ही केम टू द कंक्लूजन दैट फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजियंस
were the same. He made up his mind to act boldly. जो है सब लोगों के सब धार्मिक जो सोच थी, जो बातें थी, सब वहां पे डिस्कस करते थे. जो जिस पक्ष में सही होता था, सही फैसला लिया जाता था. He included the good principle of this religious, जो है वो सभी धर्मों के जो सिद्धांत है वो सबको मानता था. ओके, faith known as Din-e-Ilahi, it was more of a social organization of brotherhood or a code of conduct than a religion. The followers of Din-e-Ilahi believed in one God. It had no holy book and practically no religious belief. तो क्या हुआ, Din-e-Ilahi को ने क्या किया, बस भगवान को एक मानना शुरू कर दिया. ना ही कोई उनकी पर्टिकुलर कोई बुक को मानता था, ना कुछ. According to Blochman, only 18 prominent men joined this new faith, and Akbar did not compel anybody to join his religion. The only eminent Hindu member of Din-e-Ilahi was Birbal. Akbar's main aim in founding Din-e-Ilahi was not political. उसका राजनीति चीज से कुछ लेना देना नहीं था. ठीक है. अब he wanted to unite the people belonging to different religions and build a nation state. उसका मकसद ये था कि सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलाए, एक साथ जोड़े, एक महान राष्ट्र बने. आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, Din-e-Ilahi disappeared. अब उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, ये दिखाई ही नहीं दिया. It brought people belonging to different faiths closer to one another. It created a spirit of religious toleration among the people. It encouraged Akbar to bring social reformers in the empire. He banned forced sati. उसने क्या किया, जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया. He discouraged drinking and use of intoxicants. He laid down strict punishments for the crime of female. Din-e-Ilahi forbade killing of animals and eating meat. क्या हुआ, फिर वो जानवरों को मार के मीट खाने लगे. Rajput policy of Akbar. Akbar was the first Muslim ruler of India who gave importance to Rajput, realizing that there could be no permanent Muslim empire without their cooperation. अकबर एक पहला मुगल शासक था जिसने हिंदुओं को, राजपूतों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी. ठीक है. He accepted that the Rajputs, who were the military leaders of the Hindu community, should not feel the pinch of having an aligned ruler. They had to be peacefully won over, but he was clear those who did not submit should be made to submit by force of arms. But after they had submitted, they should be given honorable position and guaranteed security of life. तो वो क्या करता था, अपने राज में अपनी मतलब जीवन की जो है प्रॉपर सिक्योरिटी देता था कि मेरे रहते हुए आपके जीवन को कोई वो नहीं है परेशानी, प्रॉपर्टी नहीं. He also believed that they should be allowed perfect freedom in matters of faith and worship. These were the features of the Akbar's Rajput policy, which have won for him a unique place in history. Next one is Deccan policy. A number of important priorities was governed in Akbar's Deccan policy. Firstly, establishing his supremacy over the whole India subcontinent, and secondly, curbing the growing influence of the Portuguese and the Deccan states. Akbar turned his attention towards the conquest of the Deccan after complete the conquest of northern India. Akbar wrested Ahmednagar from the gallant queen Chand Bibi in 1600. She was murdered by her own treacherous soldiers. The fort of Asirgarh in Khandesh was besieged by the Mughals. Akbar managed to bring about the fall of the fort by bribery. The gates were opened by a golden key. The whole kingdom of Khandesh was annexed to the Mughal Empire. The Deccan territories were divided into three subas: Ahmednagar, Berar and Khandesh. Cultural achievements of Akbar. Architecture. Akbar built many magnificent buildings, like places, muslimas and gardens. He built a huge fort at Agra, which is described as a Romancing stone. आगरा में एक किला है. The fort was later extended by Shahjahan. उसके बाद क्या हुआ, उसको शाहजहां ने पूरा करवाया. अकबर built the tomb of हुमायूं का जो है tomb बनवाया उसने. He also founded the city of Fatehpur Sikri, which is masterpiece of contemporary architecture. Its Buland Darwaza is an imposing structure. Towering to a height of 176 feet, it is the highest gateway in India.
According to Ferguson, Mughal architecture is foreign in origin. Some writers call it Hindu-Muslim, some call it Mughal, while some others call it Indian. But none of these views is wholly correct. In fact, Mughal architecture was a mixture of various styles, partly foreign and partly indigenous. In Akbar's time, red sandstone with insertion of white marbles was commonly used. Generally, the buildings were built in the middle of a plot of land with spacious and well laid out gardens. Entrance to the buildings was through huge and beautifully designed gateway. Some buildings were built on raised platforms so that they were easily visible from a distance. Next one is literature, जो साहित्य है इसका. Akbar never got the opportunity to receive a formal education. Though he was unable to read and write, he was a great patron to learned man. He acquired much learning by having books read to him. His court was adorned by scholars like Sheikh Mubarak, Abul Fazl, Abdul Rahim Khan, Khana, and Faizi. Abul Fazl wrote two famous historical works, Ain-e-Akbari and Akbarnama. पूरी इसने हिस्ट्री लिखी है इसके ऊपर. These books gives us a vivid accounts of Akbar's life and also throw light on the administration and revenue system of the country. One of the most eminent poets of Akbar's court were Ghazali. Many scholars at the court of Akbar knew both Persian and Sanskrit. Abul Fazl, Faizi Ibrahim, Shindi and Badaui were employed to translate the standard works of Sanskrit into Persian. तो क्या करते थे वो संस्कृत को पर्शियन में कन्वर्ट करते थे. हिंदू बुक्स लाइक महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, है ना, रजतरंगिणी, पंचतंत्र, लीलावती एटसेट्रा ट्रांसलेट इनटू पर्शियन. तो इनको जो है, जो ये हिंदी बुक है, इनको पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया. Some Greek and Arabic books were also translated into Persian. Hindu literature also made progress during Akbar. Among the notable scholars were Abdul Rahim Khana, Kabir, Surdas and Tulsidas. The Dohas written by Kabir and Abdul Rahim Khana are popular even today. इनके जो दोहे हैं ना कबीर रहीम के, आज भी फेमस है. तुलसीदास रामचरितमानस is revered by Hindus to this day. Music and painting. Akbar was fond of music. Mian Tansin, the most famous musician of that time, adorned Akbar's court. अकबर के दरबार में जो है ना, जो कौन थे, मियां तानसेन, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे. He is said to have created some new ragas. वो नए राग खुद बनाते थे. Two other famous musicians of Akbar's time were Baba Ramdas, Beju Bawra and Surdas. तो ये भी जो है कौन थे, म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे. कि अकबर के टाइम पे कौन कौन थे, बाबा रामदास, बेजू बावरा और सूरदास. देयर वर मैनी इंडियन एंड फॉरेन पेंटर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर. उसके दरबार में बहुत से भारतीय और फॉरेन पेंटर्स भी थे. मोस्ट फेमस अमंग देम वर अब्दुस्समान, फारूक बेगम, जमशेद, दसवन एंड बासवान. They mainly painted miniature painting to illustrate the books. They also painted scenes from Indian and Persian stories such as Radha Krishna, Laila Majnu, etc. and depicted vignettes from Akbar's life about hunting and his court. The नवरत्न और 9 gems of Akbar court. अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे, कौन कौन थे? Akbar's court was well known for the presence of 9 illustrations men known collectively as the 9 gems. They rendered great services to the Mughal Empire. They were Abul Fazl, Faizi, Tansen, Todarmal, Mirza Aziz, Koka, Abdul Rahim Khana, Raja Bhagwan Das, राजा मान सिंह एंड बीरबल. ये थे अकबर के दरबार के 9 रत्न. बीरबल इज रिमेम्बर्ड इवन टुडे फॉर हिज विट एंड ह्यूमर. बीरबल को जो है आज भी उसकी अच्छाई, चालाकी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है. तो ये था पूरा मुगल साम्राज्य का
वो इतिहास, तो all topics on Mughal emperor are covered in this chapter. I hope you all are very well understand and enjoy this. Thank you.